आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है प्रदूषण। बस इतना समझ लीजिए कि हर सांस पर जोखिम है, खतरा पूरे देश में है, लेकिन चर्चा दिल्ली में। अब दिल्ली में प्रदूषण है तो पॉलिटिक्स है, पोल्यूशन की सॉल्यूशन की तलाश है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नाकामी का ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है, उपायों पर चर्चा भी है और कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। देश के बाकी हिस्सों के लोग क्या करेंगे? दिल्ली वालों को लगता है कि सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही प्रदूषण का जहर पीने को मजबूर हैं, तो ऐसा तो नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली के प्रदूषण की तो चर्चा इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ देश की सरकार बसती है, देश के नीति निर्धारक रहते हैं, सबसे बड़ी अदालतों के माननीय न्यायाधीश रहते हैं, दुनिया भर के देशों के राजदूत रहते हैं। इस दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए आज क्या तैयारी की गई, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको देश के दूसरे हिस्सों की हालत भी दिखा देते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो भारत में वायु प्रदूषण की हालत ये है कि जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहरीले स्तर पर प्रदूषण को लेकर तीन राज्यों के लोग परेशान हैं, क्योंकि एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पूरे भारत के प्रदूषण में टॉप पर है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए लोग दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश भी करने लगे हैं, लेकिन प्रदूषण का संकट सिर्फ दिल्ली में नहीं है। समंदर किनारे की मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 के स्तर पर है, पटना में 319 के स्तर पर है, जयपुर में 292 के स्तर पर है, भोपाल में 304 के स्तर पर है और लखनऊ में 305 के स्तर पर है। दिल्ली से बाहर दिल्ली की तरह के वायु प्रदूषण पर यकीन न हो तो पटना में लगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस डिस्प्ले को देखिए। पटना के 3 केंद्रों पर PM 2.5 के प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब के स्तर पर चल रहा है। पटना शहर में CNG PNG वाले वाहन चलने लगे हैं, लेकिन शहर की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुबह और शाम में किसी इमारत की छत से देखें तो 100 से 200 मीटर भी देखना मुश्किल है। ईंट भट्टे हैं, व्हीकल्स हैं, रोड का ठीक नहीं होना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें बैरियर नहीं लगाते हैं वगैरह वगैरह। ओपन में वेस्ट का कभी जला देते हैं, धुआं उठता है। तो कुल मिला के हम लोग का जो मानव जनित प्रभाव है और जियोजेनिक प्रभाव है, इसके चलते हम लोग हरदम इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। वैसे दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली के धुएं को माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों से उठने वाला धुआं प्रदूषण का कारण है और शायद यही कारण राजस्थान में भी दिख रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पराली जलाने का अंजाम इस इलाके के लोग भुगत रहे हैं। पराली जलाने पर कागजी प्रतिबंधों के बावजूद राजस्थान के सूरतगढ़ में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है और पूरा प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और शायद राजस्थान के खेतों की पराली का ही प्रदूषण कोटा और उदयपुर से लेकर जयपुर तक नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर शहर में तो वाहन भी क्लीन फ्यूल से चलते हैं, फिर भी PM 2 के प्रदूषण का स्तर 300 के पार रह रहा है। उधर समंदर किनारे के शहर मुंबई में जहां ना तो पराली का धुआं है और ना ही प्रदूषण फैलाने वाली खाली जमीन है, वहां भी वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार है। मुंबई के कोलाबा से लेकर मलाड और मझगांव तक लगातार 2 दिनों से हवा में 2.5 करोड़ के प्रदूषण का स्तर 300 से अधिक रहा है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इतना अच्छा कोस्टल एरिया है, वी हैव संजय गांधी नेशनल पार्क। मुझे लग रहा था कि हम काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट में हैं। इस क्यूरियोसिटी की वजह से जब मैंने चेक किया कि हमारी एयर क्वालिटी क्या है, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हमारी एयर क्वालिटी दिल्ली से भी खराब हो रही है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके नरीमन पॉइंट में भी जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने एयर क्वालिटी की जांच की तो वो 320 निकली। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुंबई की स्थिति सोमवार को दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, मंगलवार का दिन है और आज भी यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो
सही तो नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल मुंबई का टेम्परेचर 35 डिग्री है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आप थोड़ा देखिए यहां पर साफ तौर पे 320 बता रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहरों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल से लेकर दूसरे शहरों तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के स्तर पर रही है, जो कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों के बराबर का प्रदूषण है। इतना ही नहीं, दिल्ली से दूर लखनऊ जैसे शहर के लोगों को भी वायु प्रदूषण के इस कहर से राहत नहीं है, क्योंकि लखनऊ में भी प्रदूषण का स्तर 300 के करीब है। और भारत के ज्यादातर हिस्सों में जब हवा में प्रदूषण का ये स्तर देखा जा रहा है तो उसका कहर सांस और दिल के मरीजों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अस्पतालों में सांस और दिलों के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बीमार पड़ने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ही हैं, जिन्हें इस पॉल्यूशन ने अस्पताल पहुंचा दिया है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ खतरे की घंटी बजाती है, क्योंकि लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की असमय मौत होती है और इनमें 25 लाख लोग भारत के होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 60% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिल की बीमारी होती है। फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ बताते हैं कि प्रदूषित हवा में मौजूद 2.5 के कण धमनियों में सूजन का बड़ा कारण बनते हैं। 2.5 पार्टिकल्स जो हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि वो इनहेल करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके हार्ट की धमनियों की इन्फ्लेमेशन करते हैं। हार्ट की धमनियों की इन्फ्लेमेशन और साथ साथ खून के थक्के भी जमते हैं। पिछले 10-15 सालों में हार्ट डिजीज़ इन द यंग बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण हमारा पोल्यूशन भी है। दिल और सांस की बीमारियों के अलावा सांसों के जरिए जो प्रदूषण के कण शरीर में जाते हैं, उनका असर शरीर के बाकी सिस्टम पर भी पड़ता है। ऐसे में शहर के बाहर के प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना ही फौरी उपाय है। और अगर घर के अंदर बच्चों बुजुर्गों को प्रदूषण के कहर से बचाना है तो एयर प्यूरिफायर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में मौजूद हर तरह के ये एयर प्यूरिफायर इन हाउस पोल्यूशन को कंट्रोल करके साफ हवा उपलब्ध कराते हैं। ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से इनकी कीमत और क्षमता भी अलग अलग है। इनमें से कुछ प्यूरिफायर शून्य स्तर पर PM 2.5 के कणों को प्यूरिफाई करने का दावा भी करते हैं, लेकिन इन एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल की भी सीमा और प्रभाव है, क्योंकि इन्हें कमरे से बाहर इस्तेमाल करना मुश्किल है। वहीं इसके लगातार इस्तेमाल से कमरे का तापमान भी बढ़ता है और जेब पर बिजली बिल का बोझ भी। कि एक्सपर्ट्स जो है ये कह रहे हैं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, पर जिनके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें COPD या रेस्पिरेटरी बीमारी है, उनके लिए ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर ज़रूर काम कर रहे हैं। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, दिल्ली। जब दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा होती है तो लोगों को लगता है कि प्रदूषण भी एक संकट है, जबकि ये देशव्यापी संकट है और जीवन के लिए खतरा भी है। चिकित्सा के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इस ICMR ने दिसंबर 2020 में प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े जारी किए थे, जिनके मुताबिक देश में 2019 में 16 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे गए थे। इन 16 लाख मौतों में से 9,80,000 लोग PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने यानी हवा में मौजूद धूल के कणों के खतरनाक स्तर पर होने की वजह से मारे गए, जबकि 6,10,000 लोग इंडोर पोल्यूशन यानी घर के अंदर की हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से मारे गए। आप ये जानकर हैरान रह सकते हैं कि हमारे देश में प्रदूषण से रोज, ध्यान से सुनिएगा, 4,383 लोग यानी हर घंटे 282 लोग प्रदूषण से मारे जाते हैं। और इतना ही नहीं, देश में होने वाली कुल मौतों में से 18% मौत की वजह प्रदूषण को ही माना गया है। और सबसे अफसोसनाक तो ये है कि फिर भी प्रदूषण रोकना ना तो हम देशवासियों की प्राथमिकता में है, ना नीति निर्धारकों की प्रायोरिटी में आता है, और ना ही हमारे देश में प्रदूषण कभी पॉलिटिकल या चुनावी इशू बन पाता है। और एक और बात बता देते हैं आपको, ये पोल्यूशन हमारे देश की इकोनॉमी पर भी चोट करता है। GDP का करीब 1.4% यानी 60,000 करोड़ रुपयों का डैमेज इस पोल्यूशन की वजह से हमारे देश यानी भारत को उठाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आज देश को एक नया एक्सप्रेसवे मिला है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा ये चमत्कार आज पूरी दुनिया ने देखा है। जिस सूबे की सड़कें कभी वाहनों के चलने लायक नहीं होती थी, वहां ऐसा शानदार एक्सप्रेसवे बना है जिस पर भारी भरकम
हर्क्यूलिस से लेकर मिराज जैसे विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने भी इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। वैसे तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की विकास यात्रा का बड़ा माध्यम बनने वाला है, लेकिन जब इस पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग होती है, ट्रांसपोर्ट प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के दुश्मनों को चेतावनी भी मिल जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर चुनावी उत्तर प्रदेश में कई तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन देश हित में आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्सप्रेसवे सिर्फ कोई सड़क या हाईवे नहीं है, ये भारत की जरूरतों, उम्मीद और क्षमताओं की एक मिसाल है। कैसे, ये आपको समझाते हैं। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से यूपी के पूर्वी कोने तक का सफर तकरीबन 10 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। इसका असर ये होगा कि एक्सप्रेसवे के आसपास के कम से कम 11 जिलों को शानदार कनेक्टिविटी मिलेगी और औद्योगिक विकास का रास्ता साफ होगा। एक एक्सप्रेसवे कैसे विकास के तमाम मौके खोल सकता है, इसकी मिसाल ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे के आसपास 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की योजना भी तैयार हो चुकी है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, बेवरेज, रिफाइन ऑयल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, केमिकल, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री लगाने की प्लानिंग है। इसके लिए यूपी में एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 9,197 हेक्टेयर जमीन चिन्हित भी कर ली है, जो एक्सप्रेसवे के आसपास के जिलों की जमीन है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे के किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। देश और उत्तर प्रदेश के विकास में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है, इसका अंदाजा आपको अब हो गया होगा। वैसे एक और बात आपको बता देते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था सड़कों के बारे में। उन्होंने कहा था कि सड़कें किसी भी राष्ट्र की भाग्य रेखा होती हैं। जब राष्ट्र की इन्हीं भाग्य रेखाओं यानी सड़कों को संवारने की कोशिश की जाती है, तो विकास का रास्ता साफ होता है। आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर कितनी आबादी को फायदा होने जा रहा है। लखनऊ की 40 लाख आबादी को इससे फायदा होगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ की 46 लाख आबादी, सुल्तानपुर की 24 लाख 31 हजार आबादी, अयोध्या के 24 लाख 70 हजार लोगों को इसका फायदा होगा। अंबेडकर नगर की 24 लाख आबादी को फायदा, वहीं आजमगढ़ की 46 लाख, बाराबंकी के 32 लाख 60 हजार लोग, अमेठी के 19 लाख, मऊ के 22 लाख, बलिया के 32 लाख और गाजीपुर के 36 लाख लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर फायदा होगा। इन 9 जिलों में करीब 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा आबादी है। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फायदेमंद साबित होगा। आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आंकड़े ड्रोन शॉट्स के जरिए भी हम समझा देते हैं। इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर, 9 जिलों को यह कवर करता है, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। स्पीड लिमिट की बात की जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड लिमिट। फ्लाईओवर इसमें 18 हैं, रेलवे ब्रिज 7, छोटे पुल अगर बात करें तो 118, वहीं अंडरपास हैं 271। और इसीलिए इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी अपने विकास के दावों को इससे
एक्सप्रेसवे से रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। हमारी अगली खबर आतंकवाद से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर में भारत के सुरक्षा बल आतंकवाद से 3 तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो पाकिस्तानी आतंकवाद, दूसरा कश्मीरी युवा और तीसरा कश्मीर के वो सफेद पोश चेहरे जो पर्दे के पीछे आतंकवाद का खेल खेलते हैं। इन सफेद पोश चेहरों से अब सेना भी सावधान है, क्योंकि कल श्रीनगर के हैदरपुरा में एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों के साथ साथ आतंकियों का मददगार भी मारा गया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भारतीय सेना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहले भी वो ऐसा करती रही है, नई बात नहीं है, लेकिन आर्मी ने इसका जवाब दिया। सेना ने कहा सफेद पोश आतंकवाद से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना है, क्योंकि ये सफेद पोश आतंकवाद की आड़ में ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन भोले भाले युवाओं को गुमराह कर आतंकवाद के दलदल में धकेल देते हैं। ये जो फैक्ट्री चलाते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है कि आप जाओ और उनसे दस्तक दो उनके घर के अंदर और उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे को आप टेररिस्ट क्यों बना रहे हो, दहशतगर्द क्यों बना रहे हो। आप अपने बच्चे को पहले दहशतगर्द बनाओ और फिर मेरे बच्चे को बनाओ। जब तक ये नफरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे लोग जागरूक होकर के उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है, पूरा देश आगे चलता जा रहा है, आप हमारे बच्चे को एक पुराने किस्म के माइंडसेट के अंदर लेके जा रहे हो, तब तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। मगर ये जो सफ़ेद पोश दहशतगर्द हैं वही चाहते हैं कि लोग टेररिस्ट बनते रहें, मैं यहाँ पे पैसे कमाता रहूँ और मैं टेररिस्ट की फैक्ट्री चलाता रहूँ। तो बीते दिनों में आपने व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये टर्म सुनी होगी, उसी को एक्सप्लेन करते हुए जनरल पांडे को अभी आप सुन रहे थे। हमारी अगली खबर पंजाब से है। पंजाब समेत पूरे भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए मोदी सरकार ने आज एक तोहफा दिया है। 2 दिन बाद गुरु पर्व है, यानी सिखों के गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और इस गुरु पर्व पर केंद्र सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर गुरुद्वारे की यात्रा चालू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के करतारपुर में गुरु नानक देव जी की पुण्य भूमि पर कल से यात्रा की जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करतारपुर के श्री दरबार साहिब की यात्रा फिर से चालू करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 17 नवंबर से करतारपुर गुरुद्वारे की यात्रा की जा सकेगी। करतारपुर साहिब की यात्रा दोबारा चालू करने के लिए मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। 17 नवंबर से भारतीय श्रद्धालु श्री दरबार साहिब के दर्शन करने जा सकेंगे, लेकिन श्री दरबार साहिब की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए जरूरी होगा कि यात्रियों के पास RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इसके अलावा करतारपुर में गुरुद्वारा परिसर में भी सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। पहले दिन करीब 100 लोगों के पहले जत्थे को करतारपुर जाने की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद 18 तारीख को भी लगभग 100 के करीब श्रद्धालु ही करतारपुर जा सकेंगे। 19 तारीख को गुरु नानक जयंती के दिन 200 के करीब श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत होगी। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती है, जिसे सिख श्रद्धालु गुरु पर्व के तौर पर बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसे पावन मौके से 2 दिन पहले ही करतारपुर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर पंजाब में सियासी फायदा उठाने की कोशिशें भी खूब हुई। जब ये तय हो गया कि करतारपुर साहिब की यात्रा दोबारा चालू होने वाली है, तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करके इसे चालू करने की मांग की। उधर जैसे ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और सही वक्त पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने से हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ का मौका देने के लिए शुक्रिया कहा। बताया जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी लगभग 18 वर्ष पाकिस्तान स्थित नारोवाल की जगह पर बिताए थे और उनकी याद में बने गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के लिए करतारपुर कॉरिडोर की मांग बहुत देर से चल रही थी, जिसे 2019 में पूरा किया गया था। और 2019 में ही पंजाब के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पहली बार करतारपुर पहुंचे थे। सिद्धू इस बार फिर करतारपुर जाने का प्लान बना रहे हैं। ये जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि ये जो नायाब तोहफा है, धर्मों से ऊपर, मतलब कोई किसी एक धर्म के लिए नहीं, वो जगत गुरु हैं। देखो, मैं एक निमाणा सिख होके अप्लाई जरूर करांगा।
सिद्धू इससे पहले 2019 में जब करतारपुर की यात्रा पर गए थे तभी जनरल बाजवा के साथ गले मिले थे और खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अक्सर सिद्धू की इन हरकतों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन के साथ अमित भारद्वाज, सी मीडिया, चंडीगढ़। दुनिया के लगभग हर देश के पास अपनी सेना है। सभी देश साल में कम से कम एक बार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उसे सैन्य परेड का नाम दिया जाता है। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को राजपथ पर सैन्य परेड आयोजित होती है, जहां हमारे वीर सैनिक अपने बल और कौशल की झलक दिखाते हैं। परेड दरअसल वीरों के लिए होती है, लेकिन दुर्भाग्य से परेड जैसे शब्द का इस्तेमाल हमें अब तालिबान के लिए भी करना पड़ रहा है। रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान ने एक परेड निकाली। तालिबान जिसकी पहचान एक बर्बर आतंकवादी संगठन की है। तालिबान जिसने हथियार के दम पर जबरन अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये उन्हीं तालिबानियों की परेड थी। इस परेड में अमेरिकी हथियार थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी और रूस में बने लड़ाकू विमान थे। और इस सब के साथ तालिबानी लड़ाके सेना की वर्दी पहनकर परेड का हिस्सा बने हुए दिखे। सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों की इन कतारों को देखिए और एक पल के लिए भूल जाइए कि यह परेड किसकी है। भूल जाइए कि परेड में शामिल लोग कौन हैं और यह परेड कहां हो रही है। अगर आपको न परेड की जगह मालूम हो, न इसमें शामिल लोगों की पहचान हो, तो यकीनन आपको लगेगा यह किसी देश की सेना है जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इन लोगों के शरीर पर सेना की वर्दी है। लेकिन शेर की खाल पहनकर गीदड़ शेर नहीं बन जाते। ठीक उसी तरह सेना की वर्दी पहनकर तालिबानी सैनिक नहीं बन सकते। ये अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। सेना की वर्दी पहने इस तालिबानी को देखिए। यह शख्स रविवार को काबुल में हुई परेड का हिस्सा था। परेड तालिबान ने आयोजित की थी। यह शख्स बीच परेड में गाड़ी से उतर जाता है, अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है, सेल्फी लेता है और साथियों के साथ फिर गाड़ी में बैठ जाता है। इन लोगों के हाथ में आप जो हथियार देख रहे हैं, ये अमेरिकी हथियार हैं। काबुल की सड़कों पर दौड़ती बख्तरबंद गाड़ियां, ये भी अमेरिकी हैं। बस गाड़ियों में लगे झंडे और ये लोग तालिबानी हैं। इसके अलावा आसमान में उड़ते इन लड़ाकू विमानों को देखिए। ये रूस में बने MI-17 हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें काबुल के ऊपर तालिबानी उड़ा रहे हैं। ये सारे हथियार कभी अफगानिस्तान की सेना के पास हुआ करते थे, लेकिन अब तालिबान के कब्जे में है। अब सवाल है कि इस तालिबानी परेड की जरूरत क्यों पड़ी। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 250 नए प्रशिक्षित सैनिकों के लिए परेड रखी गई थी। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान परेड के जरिए सैन्य बदलावों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को संदेश दे रहा है कि दूसरे देशों की तरह वो भी अपनी एक सेना तैयार कर रहा है, जिसकी वेशभूषा तालिबानी लड़ाकों से अलग होगी। तालिबान ऐसे आयोजनों के जरिए अपने लड़ाकों से आतंकवादी का टैग हटाकर सैनिक का ठप्पा लगाना चाहता है। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि तालिबान को अपने अंदर के जो उसके अलग अलग गुट हैं, जैसे हकानी हैं, उनका ISIS-K है, वो और दूसरे हैं, वो तालिबान को एक चुनौती दे रहे हैं। और बार बार आपने देखा है कि आए दिन वहाँ पे काबुल के अंदर वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। उनको जरा एक शक्ति प्रदर्शन करके उनको एक मैसेज देने के लिए कि देखिए हमारे पास ये सारे हथियार और सब कुछ है, अगर हम चाहेंगे तो हम आप सबको यहाँ ढेर कर सकते हैं। तो इसीलिए था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौटने लगी, तो दावा किया गया कि यूएस की सेना ने कई लड़ाकू विमानों और बख्तरबंद गाड़ियों की ऐसी हालत कर दी जिसे भविष्य में तालिबान इस्तेमाल न कर सके। लेकिन अब भी बड़ी तादाद में तालिबान के पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक आतंकवादी संगठन ने किसी मुल्क पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का मतलब अमेरिका की हार भी है और नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का कद लगातार घटता जा रहा है और चीन काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। दुनिया की 60% कमाई का हिस्सा रखने वाले 10 देशों पर रिपोर्ट तैयार करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दावा किया है कि दुनिया की कुल संपत्ति साल 2000 में 156 खरब डॉलर थी, जो 2020 में बढ़कर 514 खरब डॉलर हो गई। इन आंकड़ों को आप ध्यान से जरा सुनिए और पढ़िए। और बड़ी बात यह है कि विश्व की 1/3 संपत्ति पर अब चीन का कब्जा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 साल में अमेरिका से ज्यादा संपत्ति चीन की बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली वर्चुअल बैठक तो हो चुकी, लेकिन बैठक से निकला क्या, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के लिए ये जानना जरूरी है कि अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का टैग अब खत्म हो रहा है। यानी नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका नीचे और चीन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये ऐसे कि जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग आपस में बात कर रहे थे तो दुनिया भर में मैकिन्से की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। मैकिन्से एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया के बहीखाते पर नजर रखती है और इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 20 वर्षों में चीन की दौलत अमेरिका की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो बढ़कर 2020 में 120 खरब डॉलर हो गई। वहीं अमेरिका की संपत्ति साल 2000 में 90 खरब डॉलर थी, जो 2020 में बढ़कर 180 खरब डॉलर पहुंच गई। इस हिसाब से देखें तो 20 वर्षों में चीन की संपत्ति 113 खरब डॉलर बढ़ी और अमेरिका की 90 खरब डॉलर। यानी 20 साल में वृद्धि के हिसाब से चीन की संपत्ति अमेरिका से 23 खरब डॉलर ज्यादा हो गई। ये स्थिति तब है जब चीन को साल 2000 से 1 साल पहले ही विश्व व्यापार संगठन में जगह मिली थी। इससे ये कयास लगाया जा रहा है जगह जगह कि चीन ने अमेरिका को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया है। नेटवर्थ जो है जीडीपी से कुछ लेना देना नहीं होता। नेटवर्थ जो है टोटल संपत्ति होती है और चीन के मामले में ये संपत्ति इसका 60% जो है रियल एस्टेट की वजह से है। जैसा अमेरिका में बना था 2008-2009 में, जब रियल एस्टेट की प्राइसेस ज़्यादा हो रही थी क्योंकि जिसको देखिए वही मकान खरीद रहा था। कि ये बबल जब बस्ट हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा धक्का लगा। ऐसा ही धक्का चीन को भी लग सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी अभी जो उसकी नेटवर्थ सिर्फ इसके बेसिस पे है। अगले 20 साल तक तो अमेरिका की इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा रहेगी। बीते कुछ समय से चीन अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है और कई बार तो अमेरिका मात भी खा चुका है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी। और अफगानिस्तान इसका सबसे नया उदाहरण है, जहां से अमेरिका को तालिबान के डर से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं चीन और पाकिस्तान के आशीर्वाद से तालिबान को पूरा अफगानिस्तान मिल गया और दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल बैठक की। लेकिन इस बैठक में भी दोनों नेताओं के बयान को डिकोड किया जाए तो जिनपिंग का पलड़ा भारी लगता है। पहले आप ये बयान सुनिए। It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect, especially on vital global issues like climate change. None of this is a favor to either of our countries, what we do for one another, but it's just responsible world leadership, and you're a major world leader, and so is the United States. जो बाइडेन ने चीन के साथ मिलकर काम करने की बात की तो शी जिनपिंग ने उन्हें दोस्त तो कहा, लेकिन साथ ही ये भी नसीहत दे दी कि अमेरिका चीन का सम्मान करे। 人类是一个地球村啊，我们面临着诸多的挑战。中美作为世界前2大经济体和联合国安理会的常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事儿，又承担起应尽的国际责任。
अब चीन अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहता है कि अच्छे संबंध तभी संभव है जब वन चाइना पॉलिसी का सम्मान होगा। वन चाइना पॉलिसी का मतलब विस्तारवाद से है, जो ना अमेरिका को कबूल है और ना भारत को। ये सच है कि बीते 2 दशक में चीन और अमेरिका के रुतबे में फर्क आया है। चीन का कद बढ़ा है और अमेरिका का कद घटा है। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी ला रहा, वहाँ मजबूत है। चीन अपनी नौसेना के मामले में मजबूत है, जबकि अमेरिका अपनी थल सेना और अपनी वायुसेना के मामले में बहुत मजबूत है और उसकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीते कुछ समय में अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है। अमेरिका को लगता है कि चीन का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकता और दुनिया में चीन को जवाब देने की क्षमता और हिम्मत अगर किसी देश में है तो वो भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.